हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा क्लाइमेटोलॉजी चल रहा था उसमें नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, अभी तक की चीज़ें आई होप कि आपको समझ में आ रही होंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जलवायु वर्गीकरण। ठीक, क्लाइमेटोलॉजी में हमारे छोटे छोटे 3-4 टॉपिक बचे हैं, वो कंप्लीट हो जाएंगे। ओशनोग्राफी आपके लिए बहुत ईजी है। ठीक है, जितना टफ पोर्शन था वो अब जो है 1-2 दिन में आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो ओशनोग्राफी है वो इजी है, आपको समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, अब जो जलवायु वर्गीकरण की हम बात करें तो आपके जो सिलेबस में है पूरे जो वर्ल्ड के अंदर जो जलवायु का क्लासिफिकेशन दिया गया है वो एक तो कोपेन ने दिया है। ठीक, आपके सिलेबस में 2 ही दे रखे, एक थॉर्नथ्वेट ने दिया। कोपेन और थॉर्नथ्वेट 2 विद्वानों के नाम आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, इनका वर्गीकरण आपको पढ़ना है। ठीक, जलवायु वर्गीकरण मतलब देखिए प्राचीन काल से ही क्या होता आ रहा है कि विश्व में बहुत सारे जलवायु प्रदेश हैं। आप लोगों ने सोचा होगा कि राजस्थान के अंदर गर्म जलवायु है, उधर जो है ग्रीनलैंड, और इधर आप अमेरिका के उत्तरी भाग में जाओ, यूरोप में जाओ, ठंडा एरिया है ना। तो ये सब डिफरेंस किस तरीके से, इन्हीं को विद्वानों ने अलग अलग जो है सिंबल्स के साथ बांटा है। कहाँ की जलवायु गर्म होगी, कहाँ ठंडी होती है, कैसे होती है, उन सब का जो वर्गीकरण किया है उसी को हमने जलवायु वर्गीकरण कहा है। कोपेन ने एक वर्गीकरण दिया, थॉर्नथ्वेट ने एक वर्गीकरण बताया। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे कोपेन का वर्गीकरण। कोपेन का वर्गीकरण देखिए, कोपेन ने क्या किया। कोपेन कौन थे? ये एक तो रूसी विद्वान थे, रूसी विद्वान हुए ये। ठीक, जर्मन जलवायु विज्ञानी भी इनको कहते हैं। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जो जर्मन भाषा में लिखी हुई है, गुंड्रिड डेर क्लाइमेट कुंडे। ठीक, इन्होंने ये अपनी पुस्तक लिखी जो जर्मन भाषा में लिखी हुई है। सबसे पहले जब इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था तो वो 1900 में दिया। फिर इसके अंदर इसमें 3 बार इन्होंने संशोधन किया, मतलब इसमें बदलाव किया। 1918 में, 1931 में और 1936, 3 बार इसके अंदर इसने संशोधन किया। ठीक है भाई, जो ये कोपेन थे इन्होंने पूरे विश्व के जलवायु प्रदेशों को वनस्पति प्रदेशों के आधार पर बांटा। इन्होंने वनस्पति को आधार मानकर इसने क्या किया, पूरे वर्ल्ड की जो जलवायु थी उसका विभाजन कर दिया। देखिए, सबसे पहले कोपेन ने क्या किया। कोपेन ने जो एक फ्रेंच विद्वान हुए, कौन? कैंडोल थे एक विद्वान जिन्होंने 1874 में अपना एक सिद्धांत दिया था। उसके सिद्धांत से प्रभावित होकर इन्होंने कैंडोल के द्वारा जो वनस्पति प्रदेश बताए थे उन्हीं को अपने सिद्धांत में इन्होंने बता दिया। कोपेन ने कैंडोल के सिद्धांत में जो वनस्पति सिद्धांत प्रदेश बताए गए थे उन्हीं को अपने सिद्धांत में बताया। और वो 5 प्रदेश कौन कौन से थे, एक इन्होंने सिंबल्स दिए थे, A, B, C, D और E। आपको ये सिंबल्स याद रखने हैं। ए जलवायु मतलब मेगाथर्मल। बी जलवायु जीरोफाइट्स। सी जलवायु, इन्होंने देखो ये सब हमें ना याद करना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने खुद ये सारी टर्म्स, ए का मतलब मेगाथर्मल, बी का जीरोफाइट, सी का, ये इन्होंने कोपेन ने खुद माना है, तो इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। डी है कौन सा? माइक्रोथर्मल। ई है हमारा हेक्स्टोथर्मल। ठीक, अब इनको हम एक बार समझते हैं। मेगाथर्मल मतलब उष्ण आर्द्र वनस्पति प्रदेश, उष्ण आर्द्र वनस्पति प्रदेश। ठीक, जीरोफाइट्स मतलब मरुस्थलीय वनस्पति। जो मरुस्थलीय वनस्पति प्रदेश है कौन सा? बी वाला।
सी मतलब मेसोथर्मल यानी कि मध्यतापीय वनस्पति, डी माइक्रोथर्मल यानी सूक्ष्म तापीय वनस्पति, और ई मतलब हेक्स्टोथर्मल यानी हिमाच्छादित सतह इसको कहा है। देखिए इन्होंने जो ये वर्ड्स लिए थे, उन्होंने जो ये क्लासिफिकेशन दिया ABCDE, इन सब के आधार पर ही इन्होंने हर वनस्पति को नाम दिया था। इन्होंने कहा जो जैसे जो भी जहाँ पर बर्फ़ जमी हुई मिलेगी उसको इन्होंने ई प्रकार की कह दिया, उसको सिंबल दे दिया ई, जहाँ बर्फ़ मिलेगी। जहाँ पर गर्म जलवायु हो और साथ में वर्षा भी होती हो उसको ए कह दिया, जहाँ मरुस्थल है वहाँ बी कह दिया। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने ये सिंबल्स लिए। इतनी चीज़ क्लियर हुई। अब देखिए जो इन्होंने मुख्य जलवायु प्रदेश बांटा उसमें इन्होंने फिर ABCDE और H तक के वर्ड्स लिए। ये किससे लिए? इन्होंने कैंडोल से लिए। अब इन्होंने जो मुख्य जलवायु प्रदेशों में बांटा वो बांटा ए जलवायु, और ये आपको एज इट इज याद करने पड़ेंगे, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। सी जलवायु, डी जलवायु, ई जलवायु और एच जलवायु, क्योंकि ये इनकी खुद की मन की मर्जी थी कि इन्होंने ये वर्ड्स माने। ए जलवायु में इन्होंने क्या रखा? जहाँ पर उच्च तापमान होगा पूरे वर्ल्ड में, जहाँ पर तापमान सबसे ज़्यादा होगा, और उच्च आर्द्रता यानी कि वर्षा भी वहाँ पर अधिक होगी, उसको इन्होंने क्या कह दिया? ए जलवायु। बी जलवायु के अंदर इन्होंने शुष्क जलवायु को माना। शुष्क जलवायु यानी कि मरुस्थलीय प्रदेश होगा। ठीक, इसी को इन्होंने नाम दिया था सी जलवायु प्रदेश, यानी कि मध्य तापीय जलवायु भी हम इसको बोलेंगे, या फिर हम इसको समशीतोष्ण, मध्य तापीय था ना, इसलिए फिर हम इसको क्या कह देते हैं? समशीतोष्ण। शीतोष्ण प्रदेश में ही तो मध्यम होती है। शीतोष्ण आर्द्र जलवायु। ठीक, डी प्रकार की जलवायु की अगर बात करें तो सूक्ष्म तापीय यानी कि मध्य अक्षांशीय जो शीतोष्ण जलवायु होगी उसको हम क्या कहेंगे? डी प्रकार की। ई में हमने पढ़ लिया कि ध्रुवीय या फिर हिमाच्छादित सतह होगी, और एच में इन्होंने ले लिया कौन सी? पर्वतीय वनस्पति यानी पर्वतीय जलवायु। ये चीज आपको याद रखनी है। वो कैंडोल का वर्गीकरण था, कैंडोल ने जो वर्गीकरण दिया था उसी वर्गीकरण को इन्होंने आधार माना, उसी के आधार पर इन्होंने अपना ये वर्गीकरण दिया। इन्होंने पूरे वर्ल्ड को इस प्रकार से पूरी जलवायु में बांट दिया। अब ये हर जो जलवायु है उसको अलग अलग उसमें बांटेंगे। अब इनके साथ देखो ये कैपिटल लेटर्स लिए इन्होंने, फिर ये कुछ छोटे छोटे सिंबल्स और लेंगे। कौन से? जो हमारे स्मॉल लेटर्स है। ठीक है, तो हम स्मॉल लेटर्स को भी एक बार देख लेते हैं। देखिए वर्षा के आधार पर जो इन्होंने स्मॉल लेटर अगर इनके यहाँ ऐसे लिखा हुआ मिलेगा F, तो इसको आप लोग इंग्लिश में ज़्यादा याद रखेंगे, मतलब फुल्ली रेन, यानी वहाँ वर्ष भर क्या होती है? वर्षा होती है। अगर S लिखा हुआ आ जाए तो मतलब समर इज एरिड। समर इज एरिड, देखिए हिंदी में याद नहीं हो पाएंगे ये चीज़। एस अगर उसके साथ एस लिखा हुआ मिले किसी जलवायु के अंदर, आपको एस लिखना पड़ेगा, तो समर इज एरिड। समर मतलब गर्मी, और एरिड मतलब कि शुष्क, जब वर्षा नहीं होती है। जब गर्मियों में वर्षा नहीं हो रही तो इसमें वर्षा कब होगी? सर्दियों में वर्षा होगी। समझते हुए चलना। एफ मतलब फुल्ली रेन यानी वर्ष भर वर्षा हो रही है। एस मतलब समर इज एरिड। समर इज एरिड मतलब गर्मियाँ जो है वो सूखी है, तो बारिश कब हो रही है? सर्दियों में बारिश हो रही है। ऐसी जगह जहाँ पर सर्दियों में बारिश होगी वहाँ क्या आएगा? एस प्रकार की जलवायु। ठीक है, डब्लू यानी विंटर इज एरिड। ठीक, जब विंटर में बारिश नहीं हो रही, वो एरिड है, तो यहाँ पर क्या होगा? गर्मियों में बारिश होगी, और जहाँ गर्मियों में बारिश होगी वहाँ पर डब्लू वर्ड लिखा हुआ आपको मिलेगा। ठीक, एम मतलब मानसूनी प्रकार की जलवायु, कि जब मानसून आता है तब जो वर्षा होगी उसको हम कहते हैं एम नाम से डिनोट करेंगे। ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं क्योंकि हर वर्ड का अपना मतलब है और उसके साथ में आपको लगा हुआ ये मिलेगा। ठीक, अब दो वर्ड और आते हैं। एक आता है एच लिखा हुआ आपको मिलेगा और एक जगह के मिलेगा। ये जर्मन लैंग्वेज के। एच मतलब हॉट क्लाइमेट यानी कि गर्म जलवायु। के मतलब यहाँ पर कोल्ड आता है, कोल्ड आता है।
ये क्योंकि जर्मन लैंग्वेज लिखा है, लेकिन आप लोग इसको कोल्ड याद रखेंगे कि कोल्ड यानी कि इसके अंदर 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर होता है, इसमें 18 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पाया जाता है। क्लियर हुई ये चीज़। एच के का मतलब समझ में आया, एफ एस डब्ल्यू एम का मतलब समझ में आ रहा, वो जो ए बी सी डी जो हमने बात की थी उसका मतलब आपको समझ में आया है। ठीक है, अब देखिए इन्हीं जलवायु जो ये जितने भी वर्ड्स थे ना आपके, अब हम आगे इन्हीं वर्ड्स को लेकर के जलवायु बनाएंगे। ठीक, फिर अब इन्होंने जो वर्गीकरण दिखे आपको हर वर्ड का मतलब पता चल गया। अब इन वर्ड्स को आप जोड़ दें। मान लीजिए उधर का ए जोड़ा, यहाँ का एफ जोड़ा और यहाँ का एच जोड़ा, ए एफ और एच। ए का मतलब क्या था, उष्ण आर्द्र जलवायु। एफ का मतलब फुल्ली रेन, तो फुल रेन, और ये तो आर्द्र तो हो ही गया। एच मतलब हॉट यानी कि उष्ण, गर्म है, तो उष्ण आर्द्र जो जलवायु है उसके लिए ए एफ एच वाला जो वर्ड आ जाएगा। ये चीज़ क्लियर हुई। इसका जो वर्गीकरण है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज जितने भी टर्म्स थे वो हमने देख लिए। ठीक है, अब आगे का जो पार्ट है वो आप लोगों के लिए इजी होगा, बाकी की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।